नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। इसलिए तो हम यहीं से लेकर चलेंगे यार, कॉन्फिडेंस रहेगा। अबे ओ कॉन्फिडेंस के बच्चे, इसमें ही सारी पोल खोल देगी। हुजूर, आपने देखा नहीं, गार्बाचियो वोदका है $175 की। इसे पीना क्या, नहा लो तो भी स्मेल नहीं आती। यू जस्ट ट्राई। और उसने बोतल किन्नू को थमा दी। किन्नू ने कॉक हटाया। वाकई उसमें अल्कोहलिक स्मेल नहीं थी। तो ठीक है, पर ओनली वन फॉर ईच। हुर्रे! और वो दोनों भागे और हम सिर्फ उनकी खुशी देखकर खुश होते रहे। तभी किन्नू बोला, यार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मतलब? अरे शादी करने वाले हैं ये दोनों। अपने को कौन सा पास फेल का सर्टिफिकेट चाहिए। चल अपन तो एक एक पटियाला लेकर तैयार होते हैं, फिर एक एक उनके साथ ले लेंगे। यार कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? तू भी ना, कुछ नहीं होगा। और किन्नू ने गिलास उठाए और एक एक एक्स्ट्रा लार्ज पैक बनाकर हम लोगों ने बॉटम्स अप किया और तैयार होने वॉशरूम की तरफ चल दिए। 7 बजे से थोड़ा पहले ही वो दोनों अप टू डेट होकर आए। हम लोग अपने प्लान के मुताबिक एक एक ड्रिंक लेकर चल दिए। नीचे एक नई कार खड़ी थी। पिंकू ने बताया, मैंने अरेंज की है। मैं तुम लोगों को रसल चौक ड्रॉप करके होटल सत्कार से उन लोगों को लेकर आऊंगा। तुम वॉक करके गुफा रेस्टोरेंट पहुंचोगे, तब तक मैं भी आ जाऊंगा। हम जब रेस्टोरेंट पहुंचे, अन्नू व सिम्मी आ गई थी। हमको देखकर उठी, वह पहले विश किया, फिर पूछा पिंकू कहाँ है। मैंने कहा अपने व इसके ससुराल वालों को लेने गया है। तो संजू बोला, यार तू भी ना, अभी जान ना पहचान। और अरे तो अभी पहचान भी हो जाएगी, और जो आपकी जान है आपकी हो जाएगी। तभी गेट से पिंकू, विनी, शुचि व उनके पेरेंट्स अंदर आए। विन्नी के भैया, भाभी व शुचि के मम्मी पापा आए थे। हल्के से परिचय के बाद सभी लोग डाइनिंग हॉल में आए। यहाँ तो पिंकू व संजू ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी। डाइनिंग हॉल का एक हिस्सा सेमी ट्रांसफर कर्टन से सेपरेट कर उस पर रिजर्व्ड लिखा था। वेटर से हम लोगों को वहाँ लेकर आए। टेबल्स को जोड़कर एक बड़ी टेबल का आकार दिया था। दोनों तरफ कुर्सियाँ लगी थी। हम लोगों ने जानबूझकर उन लोगों को एक साथ बैठने दिया। किन्नू, अन्नू, सिम्मी व मैं अलग टेबल पर बैठ गए। कुछ देर बाद विन्नी के भैया ने खड़े होकर अनाउंस किया, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज कम टुगेदर। हम लोग भी वहां आ गए। अभी तक टेलीफोन पर चर्चा हुई थी, पर आज आप लोगों से मिलकर हम सभी ने ये डिसाइड किया है कि जल्दी से जल्दी दोनों परिवार साथ बैठकर इन लोगों की शादी की डेट से फाइनल कर लें। देखो भाई, आना आप सभी को है। और सारा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। हम चारों ने एक दूसरे को गले मिलकर इस शुभ प्रसंग की शुभकामनाएं दी। फिर सब डिनर के लिए बैठ गए। मैं व अन्नू एक साथ बैठे थे। आज अन्नू हर बार से कुछ ज्यादा गंभीर लग रही थी। मैंने पूछा भी तो उसने टाल दिया, अरे नहीं, मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा, आपने क्या सोचा है आपकी जिंदगी के बारे में? अनु, मैं उन लोगों में से हूँ जो अपनी तरफ से जिंदगी के बारे में नहीं सोचते। जिंदगी हमारे बारे में जो सोचे वो महत्वपूर्ण है। तभी डिनर सर्व होने लगा और हमारी बात वहीं समाप्त हो गई। मैंने अनु से पूछना चाहा कि वो अब क्या करेगी, पर तब तक वो प्लेट में सर्व करने लगी थी। मैंने पेपर नैपकिन पर बांदा का नंबर लिखकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने उसे अपने पर्स में रख लिया। बस ये हमारी आखिरी मुलाकात थी सभी की, क्योंकि अगले दिन हम लोग हॉस्टल से अपना सामान लेकर व हमेशा जुड़े रहने व एक दूसरे से कांटेक्ट में रहने की जैसे कसम खाकर अलग हुए थे। लेकिन मिलना तो दूर, कभी किसी से बात तक नहीं हुई। एक के बाद एक कई सिगरेट खत्म होती रही, पर वो पुरानी यादें, वो बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी डोरबेल की आवाज से मैं चौंका। यस, कम इन। वो काउंटर पर बैठा लड़का आया। सर, वो इलाहाबाद की किसी भी ट्रेन में कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है। सर, 2 दिन से ट्रैक पर गुड्स ट्रेन के डिरेलमेंट से रूट बंद था। सॉरी सर, पर टिकट तो नहीं हो सका। ओह नो, पर मेरा कल वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। इट्स एन इमरजेंसी।
सर, मैंने ट्रैवलिंग एजेंसी से बात की है, शेयर टैक्सी अवेलेबल है, इनोवा 2x2 है सर, कोई परेशानी नहीं होगी यदि आप चाहें तो। पर वो कब निकलेगी? सर, वो तो पैसेंजर मिलने पर है, पर वो 8 बजे तक निकल जाएगा। यदि आप कहें तो उसको बोल दूं, बाकी पैसेंजर होने पर वो आपको यहीं से पिक कर लेगा। अब इस परिस्थिति में मेरे सामने दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं था। मैंने हाँ कर दिया। लगभग 8:15 पर वो इनोवा होटल आ गई और मेरे अलावा 3 लोग और थे। लगेज रखकर हम रवाना हो गए। लगभग 1 घंटा हो गया था जबलपुर से निकले, तभी हिचकोले खाकर गाड़ी बंद हो गई। क्या हुआ? हम सभी ने एक साथ पूछा। देखता हूँ सर। और वो ड्राइवर बोनट खोलकर उस पे झुक गया। हम लोग भी बाहर आकर उस अंधेरी सुनसान जगह को देखने लगे। इक्का दुक्का ट्रक या कार के अलावा वहां से कोई नहीं निकल रहा था। ड्राइवर काफी देर तक इंजन व बाकी चीजों को टटोलता रहा, पर लग रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे भाई, क्या हुआ? सर, सारे फ्यूज व बाकी चीजें दुरुस्त हैं, पर गाड़ी बंद क्यों हुई पता नहीं लग रहा। किसी मैकेनिक को लाना पड़ेगा। पर अब इस जंगल में हम क्या करें? सर, मैं किसी गाड़ी को रोककर आगे जाकर मैकेनिक लाता हूँ। आप लोग गाड़ी में बैठकर इंतजार करें। वो 3 बंदे जो मेरे साथ थे ट्रैवल एजेंसी को कोसते हुए वापस गाड़ी में बैठ गए। मुझे कल इंस्पेक्शन रिपोर्ट व ओके सर्टिफिकेट हर हाल में जमा करना था। मुझे कल इलाहाबाद पहुंचना जरूरी था। मैंने जाती हुई गाड़ियों को हाथ देकर रोकने की कोशिश की, पर कोई गाड़ी नहीं रुकी। आखिरकार मेरी तकदीर पर ऊपर वाले को रहम आया और एक मेटाडोर रुकी। ड्राइवर ने पूछा, क्या हो गया? मैंने सारी दास्तान सुना दी। वो बोला, साहब, 7 से 8 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन है। रात में पैसेंजर आएगी, आपको सतना छोड़ देगी। वहां से आपको इलाहाबाद की ट्रेन मिल जाएगी। मैं अपना बैग उठाकर उस मेटाडोर में बैठ गया। 10-15 मिनट चलने के बाद उसने गाड़ी रोकी और बोला, साहब, वो रहा स्टेशन, वहां से आपको ट्रेन मिल जाएगी। मैंने उसे कुछ रुपए देने चाहे, पर उसने लेने से मना किया व चला गया। एक पगडंडी जैसे रास्ते से चलकर मैं अंधेरे में स्टेशन पहुंचा। कोई छोटा सा स्टेशन था। एक लंबे कमरे में टिकट खिड़की व स्टेशन मास्टर का ऑफिस दोनों थे। कुछ दूरी पर एक कमरा और दिख रहा था। उस समय टिकट खिड़की बंद थी। मैं घूमकर आगे स्टेशन मास्टर के कमरे के सामने पहुंचा। सीमेंट की बेंच पर बैठा एक अधेड़ व्यक्ति बीड़ी फूंक रहा था। मुझे देखकर उसने खड़े होकर पूछा, जी? मैंने कहा, स्टेशन मास्टर साहब हैं? जी हाँ, अंदर हैं। मैंने दरवाजे को थोड़ा सा पुश किया तो खुल गया। सामने एक व्यक्ति अचानक मुझे अंदर आता देख प्रश्न सूचक निगाह से देखने लगा। मैंने संक्षेप में अपना परिचय देकर अपनी मजबूरी बताई। वो गंभीर मुद्रा में सिर हिलाता हुआ सुनता रहा। फिर सामने की कुर्सी पर मुझे बैठने को कहा। मेरे बैठने के बाद उसने कहा, जी, ट्रेन तो है सतना के लिए, पर सुबह 4:30 पर। मैंने उसके कमरे में लगी घड़ी की तरफ निगाह उठाई। अभी 10:15 बजे थे। जी वो तब तक मैं जी वो एक वेटिंग रूम है, पर आज एक मैडम पहले से हैं। आप रुकिए, मैं उनसे बात करता हूँ। अगर वो राजी हो जाएं तो ठीक, वरना आपको यहीं इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर सर्दी है और आपके बदन पर तो कोई गर्म कपड़ा भी नहीं है। ट्रेन में इसी कोच का सोचकर मैं वाकई कोई वुलन आउटफिट नहीं लाया था, और जो कोट मैंने पहन रखा था वो भी इस सर्दी से बचने में नाकाफी था। वो व्यक्ति मुझे वहीं छोड़कर गया और लगभग 5-7 मिनट में आया। आकर उसने जिस लहजे में बात की, लगा मुझ पर रौब गाड़ रहा था। देखिए, एक तो ये सुनसान जगह, ऊपर से अकेली महिला, पर मैंने रिक्वेस्ट की तो वो मान गई हैं। आप वेटिंग रूम में इंतजार कर सकते हैं। वैसे वहाँ भी कोई खास व्यवस्था नहीं है, बस एक कुर्सी थोड़ी आरामदायक है। मैंने बहुत बहुत धन्यवाद कहा उन सज्जन को। उन्होंने वहां से ऊंचे स्वर में कहा, मनीराम साहब को वेटिंग रूम में छोड़ दो। वही व्यक्ति जो बाहर बैठा था अंदर आया। मैं उसके साथ पास वाले कमरे मतलब वेटिंग रूम में आया। स्टेशन मास्टर ने सही कहा था। वेटिंग रूम में 2 आराम कुर्सी व एक मेज थी। दरवाजे के पीछे जो अभी बंद था शायद वॉशरूम था। एक कुर्सी पर एक शॉल व लेडीज हैंडबैग रखा था।
बस साइड में एक बैग था। मैंने दूसरी कुर्सी के पास अपना सूटकेस रखा हुआ बैठ गया। कमरे में कोयले की अंगीठी जल रही थी, इसलिए बाहर की अपेक्षा गर्म था। मनीराम वापस दरवाजा ठेलकर चला गया और मैं सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद में सिगरेट जलाकर जानबूझकर उस कुर्सी पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया। कुछ देर में वॉशरूम का दरवाजा खुला व किसी के आने की आहट हुई, परंतु मैं उसी तरह बैठा रहा, बस सिगरेट नीचे दबाकर बुझा दी। मेरी सहयात्री ने भी कोई प्रतिक्रिया या रुचि व्यक्त नहीं की, तो मैं भी चुपचाप दूसरी ओर मुंह करके बैठा रहा। कुछ देर बाद मनीराम एक दूसरी अंगीठी लाया। वह पहले से रखी मध्यम पड़ चुकी अंगीठी को उठाकर जाने लगा। मैंने पूछा, क्यों मनीराम, यहाँ चाय नहीं मिलती? इस बखत तो नहीं साहब, कैंटीन 8 बजे बंद हो जाती है। और चला गया। इतनी देर में पहली बार मैंने उस महिला को अपनी तरफ घूमकर एक्सक्यूज मी कहते सुना। बड़ी पहचान सी आवाज से मैं चौंक गया और जब मैं उसकी तरफ घूमा, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आज लगभग 20-22 साल बाद अनु इस तरह मेरे सामने आएगी, कल्पना भी नहीं कर सकता था। अगर ये एक इत्तेफाक था तो जिंदगी में इससे बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता। कुछ पलों तक तो जैसे हम सिर्फ एक दूसरे को देखते ही रह गए। फिर अनु ने ही चुप्पी तोड़ी। मनोज जी, आप और यहाँ कैसे? मैंने अभी तक की अपनी कहानी उसे बताई कि किस तरह मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। पर अनुभा जी, आप यहाँ से कुछ दूर करकबेल गांव में मेरा ननिहाल है। अब वैसे तो वहाँ सिर्फ नानी है, परंतु उनसे शुरू से इतना लगाव है कि कम से कम साल में एक बार आती ही हूँ। सतना के लिए यही एकमात्र स्टेशन है और पैसेंजर 4-5 बजे आती हैं। अब इतनी रात को तो यहाँ पहुँचना मुश्किल होता है, इसलिए 7-8 बजे तक आ जाती हूँ। उसने बैग से थर्मस निकाला व उसके ढक्कन में से दूध निकालकर उसमें एक टी बैग लगाकर मुझे दिया। तुम्हें चाय पीना था ना? अरे पर तुम लो। नहीं, मैंने अभी ही पी है, तुम पियो। और वो कपनुमा थर्मस केप मुझे थमा दी। मैंने चाय पीना शुरू किया। वो कुछ सोच कर बोली, तुमने कुछ खाया है? हाँ, वो खाना खाया था ना। कब? दोपहर में। तो अब भूख नहीं लगी? रुको, चाय मत पियो अभी, पहले कुछ खा लो। और उसने फ्राइड आलू व पूरी एक प्लेट में रख कर दी। मेरे हाथ से कप वापस लेकर बोली, यहाँ सिंगड़ी के पास आओ, काफी ठंडा मौसम है। मैं अपनी कुर्सी खींचकर अनु की कुर्सी के पास आ गया। मैं पूरी खाने लगा क्योंकि वाकई भूख लग रही थी। अनु ने उस कप की चाय खत्म की, तब तक मेरा खाना भी हो गया। अब तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? नहीं, अब नहीं। क्या मैं एक सिगरेट जला सकता हूँ? इजाजत मांग रहे हो? नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ कि पैसिव स्मोकिंग इज मोर हार्मफुल देन एक्टिव फॉर हेल्थ। वो हंसी और बोली, तुम्हारी सिर्फ उम्र बढ़ी है, तुम वैसे ही हो। नहीं, बढ़ी नहीं, घटी है कहो। हम जितने साल पार कर जाते हैं उतनी उम्र कम होती जाती है। एक ही बात है, अब ये गिलास आधा भरा है, पॉजिटिव थॉट है, और कहना है कि ये आधा खाली है, निगेटिव सोच है। तो निगेटिव क्यों सोचे? मैं चाहे जैसा भी हूँ, पर तुम पहले से और ज्यादा परिपक्व व समझदार हो गई हो। मनु जी, ये जिंदगी एक स्कूल व अनुभव सबक होते हैं। ये वो सब कुछ सिखा देते हैं जो हमने पहले नहीं सीखा। हो सकता है जैसा आप कह रहे हो वो सच हो, पर मुझे एहसास नहीं हुआ। मुझे लगा बात कुछ ज्यादा ही गंभीर हो रही है। मैंने टॉपिक चेंज करने के हिसाब से कहा, अरे कहाँ इन नेगेटिव पॉजिटिव में पड़ गए? आज इतने साल बाद मिले हैं, बताओ कहाँ हो, क्या कर रही हो, फैमिली के क्या हालचाल हैं? बाप रे, इतने सवाल एक साथ। चलो, मैं कोशिश करती हूँ। मैं अभी तक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में हिंदी की प्रोफेसर हूँ। वह झांसी में मेरी पोस्टिंग है। फैमिली में पापा 2 साल पहले नहीं रहे, अब माँ व मैं दोनों हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ से लौटकर बीएचयू में रीडर की पोस्ट पर ज्वाइन करना है। दैट्स गुड, ये तो अच्छी खबर है। पर अनु, तुम व माँ, मतलब तुम्हारी शादी, क्या जिंदगी जीने के लिए शादी करना जरूरी है? मेरी छोड़िए, अपनी कहिए, आप कहाँ हैं आजकल? फैमिली कहाँ है? मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद में है। रहा सवाल फैमिली का, तो इस बारे में हम दोनों की सेम थिंकिंग है। क्या तुमने शादी नहीं की? अरे यार, तुमने क्यों नहीं की?
अब इसका दोष भी मुझे नहीं देना। मैंने सब लिखकर तुम्हें भेज दिया था और मैं फिर उस वक्त की यादों में लौट गया जिन हालात में मुझे वो पत्र मिला था। अनु, मैं इसे किस्मत कहूँ या वक्त का फेर, पता नहीं। जब मैं जबलपुर से घर पहुंचा तो 3-4 कॉल लेटर्स थे, क्योंकि मैंने 2 महीने पहले से ही इलेक्ट्रिकल ट्रेड की हर वैकेंसी पर अप्लाई करना शुरू कर दिया था। कई जगह से कॉल लेटर्स भी आए थे। उसमें एक उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी का था, जो उस वक्त मुझे सबसे अच्छा लगा। मैं सहायक अभियंता के पद पर सिलेक्ट हो गया। घर लौटा तो मैंने माँ पिताजी को जब बताया कि मेरी नौकरी पक्की हो गई है, उनकी खुशी का तो जैसे ठिकाना नहीं रहा। 1 सप्ताह बाद मेरा पोस्टिंग लेटर आ गया। मुझे कानपुर में ज्वाइन करना था। घर में छोटा भाई ग्रेजुएशन के बाद मिलिट्री में जाना चाहता था। उसे छोटी बहन का भी इंटर हो गया था। वो ग्रेजुएशन के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग करना चाहती थी। मैंने भरसक कोशिश की कि माँ पिताजी मेरे साथ चलें, पर वो दोनों तैयार नहीं हुए। छोटी की पढ़ाई व अनुज की कोचिंग का वास्ता देकर मैं उन दोनों को अपने साथ ले गया। माँ पिताजी बांदा में ही रहे। कई नौकरी, कई जिम्मेदारी व दोनों के एडमिशन व कोचिंग की व्यवस्था कर थोड़ा सेटल हुआ तो ट्रेनिंग का लेटर आ गया। 6 महीने के दौरान कभी इतना वक्त नहीं मिला कि घर या कानपुर जा सकूं, और ट्रेनिंग से लौटते ही मुझे रिक्सोल डिवीजन का चार्ट दे दिया। छुट्टियों में कभी अनुज घर चला जाता था, कभी माँ या पिताजी आ जाते थे। माँ ने बताया भी था, बिटुआ, त्योहार आने के बाद कई चिट्ठी आवत रही, हम सभी को संभाल कर धरे, पर लाना बिसरा गए। मैंने कहा, माँ, वो सब जहाँ जहाँ मैंने नौकरी की अर्जी दी थी वहीं की होंगी, आप चिंता ना करो। और फिर उसके बाद अनुज का एनडीए में सिलेक्शन व उसका खड़गवासला जाना। फिर छोटी का ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी में सिलेक्शन। 3 साल निकल गए। माँ पिताजी अब मेरी शादी के लिए बेचैन थे, पर मैं हर बार छोटी की शादी का बहाना कर बचता रहा। छोटी की पोस्टिंग के बाद अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे। फिर स्टेट सर्विसेज के ही एक अधिकारी से उसका रिश्ता हो गया। अब अनुज भी चला गया था, वह छोटी भी चली गई और मैं एकदम अकेला रह गया। हर बार माँ पिताजी को लाने की कोशिश करता, पर वो कोई ना कोई बहाना बनाते रहे। पर पिताजी को पैरालिसिस का अटैक हुआ। पहले झांसी मेडिकल कॉलेज, फिर आगरा, और जब वहाँ भी फायदा नहीं मिला तो दिल्ली लेकर आए। 3 महीने एम्स में रहने के बाद आखिरकार बाबूजी हमें छोड़कर चले गए। अनुज को बड़ी मुश्किल से 3 रोज की छुट्टी मिली। उसके आने पर पिताजी का अंतिम संस्कार किया। अब एकदम अकेली माँ को साथ ले जाने की हर कोशिश हमेशा की तरह बेकार रही। माँ अब भी उस जगह को छोड़ने को राजी नहीं हुई जहाँ उनकी 50 से ज्यादा सालों की यादें जुड़ी थी। मैं कानपुर व बांदा के बीच पेंडुलम की तरह लटका रहा, क्योंकि जब माँ के पास नहीं होता था तो काम में मन नहीं लगता था, और जब माँ के साथ होता था तो काम की चिंता घेरे रहती थी। इस तरह 1.5 साल और निकल गया। एक रात माँ सोई तो उनकी सुबह ही नहीं हुई। अपनों की दुनिया में बस अनुज, छोटी व मैं रह गए। उस घर में सारे रिश्ते खत्म हो गए थे। छोटी व मैंने जो माता पिता का सामान उनकी यादों से जुड़ा था पैक किया, बाकी सब वहीं बेचने का सोचा। छोटी माँ की अलमारी से सामान निकाल रही थी, तभी उसने वो बड़े संभाल के रखे लिफाफे उठाए। वह बोली, ये तो आपके नाम की चिट्ठियां हैं। मैंने कहा छोटी से, बरसों पहले आए मेरे कॉल्स लेटर हैं जो माँ सहेजे थी, इन्हें भी अब फाड़ दे। और छोटी हर लिफाफे को देखकर, एक्सपेक्चर का नाम देख देख कर उन्हें फाड़ती रही। फिर एक लिफाफा उलट पुलट कर बोली, भैया, इस पर भेजने वाले का नाम तो नहीं है, पर ये ऑफिशियल नहीं, पर्सनल लग रहा है। पर्सनल किसका होगा? चल देख लेना किसका है। और मैं पड़ोस के शर्मा जी को पुराना सामान बिकवाने के लिए मदद लेने उठकर चला गया। 15-20 मिनट बाद जब मैं लौटा तो देखा छोटी अवाक बैठी है, वह उसकी आंखें गीली हैं। मैंने चौंक कर पूछा, क्या हुआ छोटी, तू रो क्यों रही है? उसने बगैर कुछ कहे वो लेटर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसके हाथ से वो कागज लेकर देखा। अनु, वो तुम्हारा वही पत्र था जिसका तुम जिक्र कर रही हो, पर तब तक 9 साल बीत गए थे। मैं जैसे जैसे उसका हर शब्द पढ़ रहा था, एक अंधी अंधेरी सुरंग में समाता जा रहा था। मैंने अपनी तकदीर के हर फैसले को आज तक उसी रूप में स्वीकार किया था जिस तरह वो मेरे सामने आ रहा, परंतु बदकिस्मती को
इस स्वरूप में पाकर मैं जैसे अपने अंदर धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता टूटता महसूस कर रहा था। अब तुम ही बताओ अनु, ये किस्मत का क्रूर मजाक नहीं तो क्या था कि 1994 की चिट्ठी मैं 2002 में पढ़ पा रहा था। मैं जैसे अपने सोचने विचारों की शक्ति खो चुका था, वैसा ही बैठा रहा। छोटी के पीछे से गले में बाहें डालने से मैं चौंक कर चैतन्य हुआ। छोटी ने अपना सिर मेरे माथे से टिकाया तो मैंने महसूस किया कि एक गर्म पानी की बूंद मेरे गाल पर गिरी। मैंने वैसे बैठे हुए भी उसे घुमाकर सामने किया। वास्तव में वो रो रही थी। मैंने उसे अपने सीने से लगाकर दिलासा देने के अंदाज में उसके सिर पर हाथ फिराया। वह बोला, पगली क्यों रो रही है? भैया आपने ऐसा क्यों किया? कैसा बेटा? मैंने क्या किया? ये तो सब नसीब का खेल है बेटा। ये किसी ने नहीं, उसे विधाता ने किया जो हमारी तकदीर लिखता है। ये जो तूने और मैंने पढ़ा है, अगर एक बार अनु मुझसे जिक्र भी कर दिया होता तो। पर बच्चे, ये सच है कि जोड़ियां वहां आसमान में ही बनती है, हमारे चाहने भर से कुछ नहीं होता है। अब तो सिर्फ यही सच है कि हमें भी स्वीकारना होगा कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। पर क्यों भैया, अभी भी एक बार उनसे मिलने में क्या हर्ज है? पर कहाँ मिले, कैसे मिले? ये जबलपुर से पोस्ट किया था तब। आज वो कहाँ है, किस हाल में है, क्या पता। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।